हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक। लास्ट वीडियो में हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है एंड आज हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट है। हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक के बारे में। जेनेटिक्स होता है क्या है? जेनेटिक क्या है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनमें जो करेक्टर्स होते हैं उन्हें जो पेरेंट्स से मिलते हैं उनकी जो स्टडी होती है कि उनका किस वे में पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में ये करेक्टर्स जा रहे हैं, उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। The scientific study of the way that the development of living thing is controlled by quality that have been passed one from parent to children is called as genetic. जेनेटिक की जो जेनेटिक्स जो ब्रांच है ये स्टार्ट हुई थी 1900 में, और जेनेटिक्स जो स्टार्ट किया था वो क्या था? मेंडल के वर्क ने। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल। और ये जो जेनेटिक टर्म थी ये सबसे पहले दी थी डब्ल्यू बेटसन ने। और जेनेटिक एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन की। ठीक है, बात करते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? इंक्लूड द करेक्टर विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड दीज करेक्टर आर फिक्स्ड ऑन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है कि ये जो करेक्टर्स होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन टू जनरेशन से, एंड दीज करेक्टर क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। तो ये क्या कहलाता है? हेरिडिटी। वेरिएशन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द डिफरेंस आर टू बेसिक टाइप। एक होता है हेरिडिटी वेरिएशन और दूसरा होता है इन्वॉल्वमेंटल वेरिएशन। हेरिडिटी वेरिएशन क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ वेरिएशन विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ऑफ दीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी, फर्दर दीज आर ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड देन इन्वॉल्वमेंटल वेरिएशन क्या होता है? दिस डिफरेंस ऑफ वेरिएशन विच आर नॉट फिक्स्ड बट आर इन्वॉल्वमेंटली इंक्लूड। ये फिक्स नहीं होता लेकिन इंक्लूड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रेगर जॉन मेंडल, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, in 1857 Mendel started the experiment on common garden pea Pisum sativum and he worked for 8 years. In 1866 he published the result of his experiment in Annual Proceeding of Natural History Society of Bern, and three workers rediscovered Mendel work independently. There Hugo de Vries, Carl Cornus, and von Schermbeck. The three workers also teach the same calculation and they republished the original work of Mendel in Flora 1900. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंडल एक्सपेरिमेंट मटेरियल। मेंडल सिलेक्टेड कॉमन गार्डन पी पाइसम सेटाइमम फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज मेंडल ने गार्डन पी को ही क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? क्योंकि P is a having number of well defined differentiating character of contrasting character, then having hermaphrodite and bisexual flower, एंड इसमें क्या था? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एंड फोर्थ पॉइंट था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रॉसिंग इज इजी। मतलब क्या था कि एक तो इसमें जो इसके जो कैरेक्टर्स थे वो वेल डिफाइंड थे, उन्हें हम आसानी से डिफाइन कर सकते थे। एंड दूसरा क्या था? इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर था पाइसम सेटाइवम में, मतलब कि एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होना, कॉल्ड द बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड थर्ड द सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए इन्होंने क्या किया? अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पाइसम सेटाइवम को चूज़ किया। इनकी जो क्रॉसिंग टेक्निक थी वो क्या की थी कि जो पाइसम सेटाइवम था उसमें क्या होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये क्या करते हैं कि एंथर हैव टू बी रिमूव बिफोर द मैच्योरिटी। तो एंथर को मैच्योर होने से पहले क्या करते थे? रिमूव कर देते थे। और ये जो ऑपरेशन था एंथर को रिमूव करने का, कॉल्ड द इमेस्कुलेशन। इसको बोलते थे इमेस्कुलेशन। जब एंथर को रिमूव कर देते हैं, आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि जो स्टिग्मा होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अदर पोलन से उसे क्या करते थे? एक बैग की हेल्प से कवर कर देते थे। देन के बाद जो मेल फ्लावर होता था उस पर क्या करते थे? जब मेल फ्लावर में जो एंथेसिस की जब स्टेज आती है तो उस पर क्या करते थे? मेल फ्लावर के पोलन पे किसी दूसरे फीमेल फ्लावर का हेयर स्टिग्मा क्या कर देते थे? उस पर स्प्रे कर देते थे। एंड क्या कर देते थे? लेकिन तब करते थे जब जो प्लांट है और जो मेल फ्लावर है वो क्या होता है? उसमें पॉलिनेशन हो रहा हो एंड देन उसका जो स्टिग्मा है वो स्टेबल हो। ठीक है, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में दो टाइप के क्रॉस कराए, एक था मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड सेकंड था डाई हाइब्रिड क्रॉस।
अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? व्हेन ओनली ए सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ऑफ डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर इज कंसीडर्ड इन क्रॉस, इट इज़ कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम सेम जीन वाले पेयर लेते हैं लेकिन उनके जो करेक्टर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनमें हम क्रॉस कराते हैं, कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो होता है, फिनोटाइपिक रेशो होता है 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशो होता है 1:2:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने दो नियम दिए, एक है लॉ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? इट स्टेट व्हेन ए पेयर ऑफ एलील और एलिलोमॉर्फस आर ब्रॉट टुगेदर इन F1 हाइब्रिड देन ओनली वन ऑफ देम एक्सप्रेस इटसेल्फ मास्किंग द एक्सप्रेशन ऑफ अदर कंप्लीट। मतलब क्या है, हम जब क्रॉस कराएंगे तो उसमें F1 जनरेशन में हमें क्या मिलता है? हाइब्रिड मिलता है। ठीक है, हाइब्रिड मिलता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन तो उसमें जो कैपिटल टी है, ठीक है, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी में अगर कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो कैपिटल टी डोमिनेट हुआ और जो स्मॉल टी है वो हुआ रिसेसिव। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि व्हेन ए पेयर ऑफ एलील और एलिलोमॉर्फस आर ब्रॉट टुगेदर इन F1 हाइब्रिड देन रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग और कंटामिनेटिंग और ब्लीडिंग विद ईच अदर एंड सेपरेट कंप्लीट एंड प्योर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इसका क्या मतलब है कि जब हम F1 में जो हमें गैमेट मिलते हैं वो कैसे थे? हाइब्रिड थे और उसमें क्या था? एक डोमिनेट था, एक रिसेसिव था। मतलब कि जो कैपिटल टी था वो क्या कर रहा था? वो प्रभावी था और वो स्मॉल टी को अपना करेक्टर मतलब एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा था, तो उसमें हमें मिले थे डोमिनेट और रिसेसिव। लेकिन इसमें क्या हुआ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या प्रूव करता है कि हमें F1 में तो ठीक है वो डोमिनेंट और रिसेसिव गैमेट मिल गए, लेकिन जब हम F2 जनरेशन के जो हमें गैमेट मिलते हैं तो जो स्मॉल रिसेसिव भी है, ठीक है, रिसेसिव जो जीन है वो क्या करता है? F2 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो F2 जनरेशन में जब हमें गैमेट मिलते हैं प्योर, हाइब्रिड, टॉल एंड ड्वार्फ वाले, तो हर एक गैमेट अपने आप को उसमें एक ना एक कोई करेक्टर होता है जिसे वो क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। तो इसीलिए से क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? व्हेन इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज स्टडी स्टिमुलेटली इन ए क्रॉस, इट इज़ कॉल्ड द डाई हाइब्रिड क्रॉस। हमने क्या पढ़ा था मोनो हाइब्रिड में? क्या पढ़ा था कि हमने एक पेयर लिया था, एक सिंगल पेयर जीन था और उसमें दो डिफरेंट कैरेक्टर थे। लेकिन अभी हम इसमें क्या करेंगे? हम दो पेयर लेंगे और दोनों ही पेयर में क्या होगा? डिफरेंट कैरेक्टर का हम क्रॉस कराएंगे, तो हमें जो फिनोटाइपिक रेशो मिलता है वो मिलेगा 9:3:3:1 और जो जीनोटाइपिक रेशो मिलता है वो मिलता है 1:2:4:1:2:1:2:1। ठीक है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के ही बेस पे मेंडल ने एक और ला दिया था जो जिसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो लॉ था ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था एंड when two pair of independent alleles are brought together in F1 hybrid they show independent dominant effect in the formation of gamete. Law of segregation occur and the factor assort themselves independently and random and freely. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? हमने डाई हाइब्रिड से हमें पता चला कि हम इसमें क्या लेंगे? हम इसमें टू पेयर लेंगे जीन के और जो क्या होंगे? कंट्रास्टिंग करेक्टर होंगे, मतलब कि जो उनके करेक्टर हैं वो डिफरेंट होंगे और दो पेयर जीन लेंगे। तो हमने इसमें क्या देखा कि हम जैसे मोनो हाइब्रिड में F1 था, F1 जनरेशन थी, तो ऐसे ही डाई हाइब्रिड में F1 जनरेशन होगी। तो उसमें जो गैमेट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? उसमें क्या होगा कि वो इंडिपेंडेंटली डोमिनेंट होते हैं। उसमें डोमिनेंट इफेक्ट आता है कि जो कैपिटल टी वाला जो प्लांट है, टॉल प्लांट है, तो वो क्या होगा? वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, और जो दूसरा स्मॉल लेटर वाला जो जिसे हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल लेटर से, वो क्या होता है? रिसेसिव होता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम गैमेट मिलते हैं। तो जब इसमें देखा कि क्योंकि दो पेयर के जीन हैं इसमें, तो जब F2 जनरेशन में आएंगे तो क्या वो जितने भी जो हमने उसमें गैमेट्स लिए हैं, 4 गैमेट्स जो लिए हैं, क्या वो सारे अपना एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने
इंडिपेंडेंटली अपने खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं या वो रिसेसिव रहते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा कि जब F2 जनरेशन में जो हमें गैमेट मिलते हैं वो सारे ही अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो इसलिए हमने इसका क्या नाम दिया, इंडिपेंडेंटली अशॉर्टमेंट। देखते हैं मेंडलिज्म के इम्पोर्टेंट्स क्या हैं। सबसे पहला क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलिज्म डिफरेंट वैरायटी इन प्लांट हैव बीन प्रोड्यूस्ड, एंड सेकंड है यूजेनेसिस इज आल्सो बेस्ड ऑन मेंडलिज्म।